Today we are going to make another video lecture for chapter number 13 from first year physics, and that is diffraction by X-rays. ठीक है, जो आपके पास है diffraction by X-rays, और diffraction by X-rays में हमें X-ray को इस्तेमाल करते हुए diffraction जो आपके पास है वो करनी है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि X-rays क्या होती हैं। X-rays आपके पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स-रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो दे आर नथिंग बट फोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन्स पे कंसिस्ट करती हैं। और याद रखिएगा, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। एक्स-रे आपके पास जो है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होती है तकरीबन वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इनकी जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम की इक्विवेलेंट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स। ये आप कह सकते हैं कि इनकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो 0.1 नैनोमीटर से तकरीबन 1 नैनोमीटर तक इनकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज एग्जिस्ट करती है, और ये बेसिकली आपके पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ। एक बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ की ये आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन? एक्स-रेज। तो एक्स-रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। दे कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल photons. All electromagnetic waves travel with the speed of light, which is 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें इनकी एक्सरेज की जो है ना वो डिफ्रैक्शन करवानी है। सवाल ये होता है कि हम एक्सरे की डिफ्रैक्शन बनाने के लिए या डिफ्रैक्शन करवाने के लिए स्लिट बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि जो स्लिट होती है ना, स्लिट, इसका जो सबसे छोटा साइज होता है, सबसे छोटा साइज वो होता है 10⁻⁻7 मीटर। इवन हमने जो यंग्स डबल स्लिट में स्लिट्स इस्तेमाल किए हैं, हमने जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट इस्तेमाल किए हैं, जो यंग्स डबल स्लिट में स्लिट इस्तेमाल किए हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट इस्तेमाल किए हैं, उसका ऑर्डर है 10⁻⁷ मीटर। इससे छोटी स्लिट हम नहीं बना सकते, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 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 वेरी स्मॉल। इससे छोटी स्लिट हम नहीं बना सकते। तो एक बात तो तय हो गई कि एक्सरे की जो डिफ्रैक्शन है वो यंग्स डबल स्लिट या माइकलसन या आपके पास जो है ना वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से नहीं हो सकती। इसकी जो हमारे पास एक्सरेज की जो डिफ्रैक्शन है वो या तो हम यंग्स डबल स्लिट या माइकलसन या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर नहीं है, और डिफ्रैक्शन के लिए शर्त ये है कि जो स्लिट का साइज हो, जो स्लिट का साइज हो, डिफ्रैक्शन की शर्त ये है कि जो स्लिट का साइज होना चाहिए वो तकरीबन लाइट की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। Size of the slit will be approximately equal to wavelength of the light. स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि स्लिट का जो साइज है वो 10⁻⁻7 है, और इसी में जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 है, और ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम याद रखिएगा, इनको फिलहाल जो है वो हम एक्सरे से डिफ्रैक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दे कैन नॉट बी यूज फॉर द डिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्सरेज। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम क्या ऐसा करें, कौन सी ऐसी चीज लाएं जिसका डिस्टेंस एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर हो जाए। तो याद रखिएगा, वो चीज जिसका डिस्टेंस एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर होता है वो हमारे पास है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट को हम अपनी आम जबान में कहते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब हम एक जुमला याद रखेंगे कि एक्सरेज कैन प्रोड्यूस diffraction using an
NaCl क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं यूजिंग NaCl क्रिस्टल। ये इसकी मेन आपने याद रखनी है, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन atomic planes of crystal because the distance between atomic planes of crystal is 10 की पावर -10 मीटर। क्योंकि क्रिस्टल के बीच में जो एटॉमिक प्लेन्स का डिस्टेंस होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है, which is comparable to the wavelength of X-ray, और जो एक्सरे की वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल इज 10 की पावर -10 मीटर। क्योंकि इसकी प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर जो आपके पास है वो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे से कंपैरेबल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको चीज बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास है एटॉमिक प्लेन्स। कहने को ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमें डायग्राम बनाने जिसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पेस से दिखा रहा हूँ। और इन एटॉमिक प्लेन्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं डी से, और उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। डी का मतलब है एटॉमिक प्लेन्स के बीच का फासला। तो आपको एक बात तय हुई, और वो बात आपको ये तय हुई कि भाई एक्सरे की जो डिफ्रैक्शन है वो हम माइकलसन यंग्स डबल स्लिट या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्लिट का साइज जो है वो बड़ा है, जबकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, छोटी। इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें हम एक्सरे की डिफ्रैक्शन करवाएं ऐसी सिस्टम से या ऐसी चीज से जिसका ऑर्डर एक्सरे की वेवलेंथ से मैच करता हो। एंड वी हैव ऑलरेडी बीन फाउंड दैट, एंड दैट इज अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो एक्सरे प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब इसको हम किस तरह डिफ्रैक्ट करवाते हैं उसको देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इसके एटॉमिक प्लेन्स बना लेते हैं। ये इसके एटॉमिक प्लेन्स हैं। अब हम लेते हैं इसके अंदर रेस। ठीक है, ये एटॉमिक प्लेन्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके अंदर लेते हैं रेस। किसकी? एक्सरे की। एक्सरे की हमने इसके अंदर रेस ली। मैं इस पे ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है वो। रेस। तो पहली एक्सरे की जो रे आई उसने इस एटम को हिट किया, और ये एक एटम से टकराने के बाद एक एंगल पे बैंड हो गई। ये एटम से टकराने के बाद एक एंगल पे बैंड हो गई। ये एटम से टकराने के बाद एक एंगल पे बैंड हो गई। तो दिस हैज बीन बेंट आफ्टर इट स्ट्राइक्स और हिट टू द एटम। तो ये एक्सरे की पहली रे है ए जो टकराने के बाद बैंड हो रही है। अब दूसरी फर्स्ट कर लें जो रे आई, वो ऊपर वाली के दो प्लेन्स के बीच में से आ गई। दूसरी जो रे आई वो ऊपर वाली के दो प्लेन्स के बीच में से आ गई। फर्स्ट कर लें। तो ऊपर वाली की दो प्लेन्स के बीच में से आई। ठीक है, अब आपके पास जिस तरीके से ऊपर वाली रे बैंड हुई थी उस तरीके से ये नीचे वाली रे भी क्या हो गई, बैंड। तो ये भी हमने बैंड कर दी। इसको हमने नाम दिया बी का।
अब अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया इस बात का, तो हम फैसला करेंगे कि ये जो रे है और ये जो बी है, ये दोनों आगे जाके मिलेंगी, और आगे जाके मिलेंगी इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन करेंगी, और जब ये डिफ्रैक्शन करेंगी, डिफ्रैक्शन करने के नतीजे में हमें इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे। अब जो चीज़ हमें सीखनी है वो ये सीखनी है क्या, यहाँ पर ये जो दोनों रेस मतलब इस प्लेन में एंटर होने के बाद बाहर आ रही है, क्या इन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया डिफ्रैक्शन होने के बाद? तो हमें पता चलता है कि नहीं, जो नीचे वाली रे है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और जो ऊपर वाली रे है उसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो उसको हम किस तरीके से आपके पास करते हैं, हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी ड्रॉप करते हैं एक परपेंडिकुलर। तो हमने दोनों जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन रेड कलर से, ये हाईलाइटर यूज करता हूँ मैं, देखिए जिसको मैंने हाईलाइटर यूज किया, ये डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जो नीचे वाली रे ने ऊपर वाली के मुकाबले में ज्यादा कवर किया है, पर इसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्योंकि तो देखा जाए तो आपके पास देखा जाए तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर, यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर, फिर जब ये जा रही है तो ये भी बराबर, और जब ये जा रही है तो ये भी बराबर, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये वाले तो दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किए, लेकिन जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो आपके पास रे बी ने रे ए के मुकाबले में ज्यादा कवर किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा बनाया, तो देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। इसीलिए देखिए उनके बीच में जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस है वो आपके पास ट्रायंगुलर वाला पाथ है। ठीक, अब देखते हैं, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ हाइलाइटर को, एंड आई होप कि हाइलाइटर रिमूव हो। यस, शुक्र। चले भाई, अब देखिए इसको मैं नाम दिया ए का, इसको बी का, इसको सी का, और यहाँ पे मैंने आपके पास इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये ए बी और सी, इनको मैंने आपके पास नाम दे दी। यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ भी आपके पास एंगल बन रहा है थीटा। तो ये दोनों थीटा मैंने आपके पास लोकेट कर लिए। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ का। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस हम लिख लेते हैं। वो पार्ट डिफरेंस एक ए से लेकर बी तक है और एक बी से लेकर सी तक। तो पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। क्यों? क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस जो है वो ऊपर वाली के मुकाबले में ज्यादा है। तो हमने इस पार्ट डिफरेंस को नाम दिया ए बी प्लस बी सी। आपको इतना पता है कि दो एटॉमिक प्लेन्स के बीच का जो फासला है मैंने ऊपर पढ़ा था वो डी कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसिडर ट्राइंगल ओ ए बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी हम कंसिडर करते हैं। तो ट्राइंगल ओ ए बी हमने इस तरह ड्रॉ किया, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, ये 90 है, ये थीटा है, ठीक है। अब ओ से लेकर बी तक जो है वो कितना है हमारे पास, डी, उसको हम डी कह रहे हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, दिस वन, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई बेस। तो मुझे यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा ए बी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा डी। डी डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी किसके बराबर आया, डी साइन थीटा। अभी आपने जो ट्राइंगल कंसिडर की थी वो कंसिडर की थी ओ ए बी। इसी तरह आप जब ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ओ बी सी, तो उसका पार्ट डिफरेंस भी डी साइन थीटा के बराबर आएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो आपके पास ए बी अगर डी साइन थीटा के बराबर है, तो सिमिलरली
BC भी d sin थीटा के बराबर होगा। और अब ये पार्ट डिफरेंस निकाल लें। पार्ट डिफरेंस इज AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB आया d sin थीटा, B से लेके C तक भी आया d sin थीटा, d sin थीटा ऐड होके क्या बनेगा 2d sin थीटा। तो पार्ट डिफरेंस आ गया 2d sin थीटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू m लैम्डा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 2d sin थीटा इक्वल टू व्हाट? m लैम्डा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ। इस इक्वेशन को हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ। ये इक्वेशन ब्रैग्स लॉ कहलाती है क्योंकि इसको दो भाई थे, एक का नाम था WH ब्रैग और एक का नाम था WL ब्रैग। उन दोनों ने ये इक्वेशन प्रपोज की थी, उस चीज को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। तो पेपर में ये ब्रैग्स लॉ के नाम से आएगी, पेपर में ये डिफ्रैक्शन बाय एक्सरेज के नाम से आएगी, पेपर में ये आएगी रॉक सॉल्ट के जरिए हम किस चीज की डिफ्रैक्शन चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह से आए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ब्रैग्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन डिफ्रैक्शन बाय एक्सरेज। जब भी एक्सरेज के अंदर डिफ्रैक्शन अप्लाई होगी तो उसमें आपको ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन ड्राइव करनी होगी। वो इक्वेशन आपके पास है 2d sin थीटा इक्वल टू व्हाट? m लैम्डा। उसको हम 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा के नाम से जानेंगे और ये इक्वेशन हमारे पास कहलाती है ब्रैग्स लॉ। और इस टॉपिक को हम बोलते हैं नियाम जबान में डिफ्रैक्शन बाय एक्सरेज। तो डिफ्रैक्शन बाय एक्सरेज का टॉपिक था हमारे पास एक। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आसान है, इंपॉर्टेंट है। पहले कभी इसकी थ्योरी लिखने को आती थी, इट्स नॉट मीन कि अब नहीं आती, अब भी आती है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 आपके पास कांस्टेंट है, d को हम कह रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, थीटा वो एंगल है जो भी डिफ्रैक्टेड रे डिफ्रैक्शन होने के बाद बना रही है, m का मतलब आपके पास है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज और लैम्डा आपके पास है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कि हमारे पास जो भी एक्सरे की वेवलेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा के बराबर होगी।